नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पशु परिचर की सेकंड शिफ्ट के आंसर की, जो एनसीईआरटी बुक्स और बोर्ड की पुस्तकों से तैयार की गई है। बिना समय खराब करे अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 1। अब तक श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है। चलते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखें, उप मुख्यमंत्री के पद पर प्रेमचंद बेरवा और दिव्या कुमारी, दो जनों को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन में केवल प्रेमचंद बेरवा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो। राजस्थान में जो रबी की फसल है जो बोई जाती है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से अपने को बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है, राजस्थान में बाबूजी को ऊंट लाने का श्रेय जाता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी की पूजा होती है। दोनों ही कथन सही है दोस्तों। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रियासतों को शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजो कर रखा गया है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ख्यात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्यात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखो, चूरू झुंझुनू ये शेखावटी बोली है और शेखावटी बोली बोली जाती है। इसका क्षेत्र बढ़कर गंगानगर, हनुमानगढ़ तक फैल चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दशहरा। दशहरा से पहले श्राद्ध आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए, चूरू, नागौर, बीकानेर, राजसमंद, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें राजसमंद सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजस्थान में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। देखिए, कुछ बांध ऐसे हैं जैसे चंबल नदी पर स्थित बांध और अपने पश्चिमी राजस्थान में स्थित जवाई बांध, ये ऐसे बांध है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है जो कहलाती है, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप लू कहेंगे। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा लू। पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। बाकी जो शुक्राशय है, शुक्रवाहक है, वृषण है, ये सब नर जनन तंत्र के भाग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? रत्नक, कृतनक, अग्रचौंडक ये तीनों होते हैं। पाइलोरस दांतों का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। तो देखिए, मलाशय है, ट्रेकिया नहीं है, श्वसन तंत्र का भाग है, मूत्राशय नहीं है, मूत्र उत्सर्जन तंत्र का भाग है, इसोफेगस है, फेरिंग्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरीप्रिया के बारे में सही है? दोस्तों ध्यान रखिए, केरीप्रिया एक मुर्गी की नस्ल है और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में सही कथन होगा आपके कि ये वाणिज्य सफेद अंडे देने वाली मुर्गी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगली तरफ। निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता का जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें अगर अपन देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरी सोनाली, वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये दो प्रश्न हैं जो मेरिट का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इन दो प्रश्नों का आंसर हर बच्चे को नहीं आता है। तीसरा प्रश्न भी वैसा ही है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरिट निर्धारण करने वाले प्रश्न है। अगला जो तीसरा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषताओं के जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है। अपने को देखना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है केरी श्यामा उन्नत देशज मुर्गा, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया गया है उपकारी उन्नत देशज मुर्गा, तीसरा दिया गया है हितकारी उन्नत देशज मुर्गा, बिल्कुल ये तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत छांटना है और गलत हो जाएगा कैरिब्रो मृत्युंजय, जो गर्म और आर्द्र क्षेत्र के लिए, ध्यान रखना गर्म और आर्द्र क्षेत्र के लिए केरी श्यामा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो राजस्थान का चरवाहा राय का है, गद्दी हिमाचल का, धनगढ़ महाराष्ट्र का, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना है? कौन से पत्थरों से बना है? तो हमें पता है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से यह बना हुआ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणगौर के त्योहार पर गणगौर का त्योहार किस माह में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र रखकर नृत्य करती है। नृत्य की शैली कौन सी कहलाती है? तो ये भवाई शैली है, ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो सभी जानते हैं मेवाड़ का गौरी नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट होती है उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिपुरा सुंदर मंदिर है ये, यहाँ से वसुंधरा राजे का विशेष लगाव था। तो ये हर बार जब 10 साल का उनका कार्यकाल था उस दौरान काफ़ी वो चर्चा में भी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता है कि पिताजी का नाम था? तो गोगाजी के पिताजी का नाम हम सभी जानते हैं जेवर सिंह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद की भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार कितनी थी? देखिए इस प्रश्न में आप चाहे तो रीट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत लगभग 30 रुपये होनी चाहिए, जिसमें 8 रुपये तो ग्राहक से लिए जाते हैं, 22 रुपये का अनुदान मिलता है, तो इस प्रकार 30 रुपये हो जाते हैं। चूँकि इसमें 8 ऑप्शन दिया हुआ है और ग्राहक से 8 रुपये लिए जाते हैं, तो मैं यहाँ 8 के साथ जाऊँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के लिए निःशुल्क दूरभाष नंबर या टेलीफोन संख्या क्या है? तो वो है 1098। मैं आप क्लासरूम में ये चीज़ पहले बता चुका था आपको कि एक टोल फ्री नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, वही प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है या त्योहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पतंग उत्सव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो देखिए काजरी है वो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर रिसर्च कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस मुद्दे का चयन कीजिए जिसमें राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो देखिए राजस्थान में कृषि को हम कहते हैं मानसून का जुआ, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित हमें वर्षा करती है। वर्षा का एक ही ऑप्शन है अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होली। होली पर कच्छी नृत्य किया जाता है। राजस्थान में महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात पहनती है? तो 30 त्योहार पर ये पहने जाते हैं लहरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो शेखावटी का देखो यहाँ एक ही नृत्य दिया हुआ है कच्छी घोड़ी नृत्य, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छी घोड़ी। हम उसी प्रश्न में रुकेंगे दोस्तों जहां कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। जो प्रश्न सभी बच्चों को आते हैं उनमें रुकने की आवश्यकता नहीं है।
बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार कुछ सेव 100 रुपये में 41 के भाव से खरीदता है और 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। उसे 60 रुपये में 15 सेब बेचने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि उसी वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाता है तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 8% की छूट देता है, फिर उसने 20% का लाभ कमाया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 600 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने हाल ही में सांसदों के चुनाव लड़े थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीति के बने हैं, कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी या शूटिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है श्री गुरुमुख निहाल सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10, 20 और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में 3600 रुपये में खरीद सकता है। तो कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रतिक्रिया कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसकी पहले की कीमत आएगी 50 और कम होने के बाद आ जाएगी 25। तो इसका राइट आंसर होगा 25 क्या 45। इसका राइट आंसर होगा 45। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा 90 का जो 60% होता है वो 54 है, और 54 में अगर आप 36 जोड़ोगे तो वापस वही संख्या यानी 90 प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसे 30 मिले, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 125। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है कठपुतली नृत्य। कठपुतली के माध्यम से हम सामाजिक मुद्दे भी उठाते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाबूजी का फट गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है रावण हत्था। ध्यान रखना, पाबूजी के जागरण वगैरह या फट वगैरह में एक तो रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है, दूसरा माटे का प्रयोग किया जाता है। माटे एक प्रकार के घड़े होते हैं जिन्हें बजाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्को ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क स्थापित किया है। कौन से औद्योगिक पार्क में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा नीमराणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15,625 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए 1861, 1941, 1951 और 1961, इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके 1951। तो इसका राइट आंसर है 1951। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? तो प्रतिवर्ष ब्याज दर हो जाएगी 5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या है? दोस्तों योग बताना है तो योग आएगा 56,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, जनसंख्या वृद्धि जल की कमी करवाएगी, वृक्ष उन्मूलन, अगर वृक्ष को काटोगे तो वर्षा प्रभावित होगी, तो जल की कमी होगी, वैश्विक उष्णता यानी तापमान बढ़ने के कारण भी जल की कमी होगी। इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतरिक्ष अनुसंधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में नियमानुसार वृद्धि की गई है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आप रेट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ₹44 प्रतिदिन गोवंश प्रति गोवंश गौशाला को दिए जाते हैं। पहले 40 दिए जाते थे, 10% की वृद्धि करके उसे अब 44 कर दिए। तो उस आधार पर अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि रोजाना या प्रतिदिन एक गोवंश के लिए कितना अनुदान गवर्नमेंट देती है, तो उत्तर हो जाता 44। पर यहाँ पूछा नियमानुसार वृद्धि कितनी गई है, तो वृद्धि तो देखो, छोटे जो गोवंश है उनके लिए ₹2 की गई है, बड़े गोवंश के लिए ₹4 की वृद्धि की गई है। तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो डाउटफुल है, इस पर आप रेट लगा सकते हो। और अगर जो ऑप्शन दिए गए उन्हीं में से अगर हमें उत्तर चुनना हो तो हम 44 के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखो, पाली नहीं करता, भीलवाड़ा नहीं करता, चूरू नहीं करता, कौन सा करता है? बीकानेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? चूरू, अजमेर, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? तो देखिए, रायका है जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, तो साल भर या गर्मियों और सर्दियों में नहीं कर सकते, वो केवल मानसून के सीजन में खेती करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरवाहों का एक जाना माना समूह बंजारे बंजारे के गांवों में पाए जाते हैं? कौन से राज्यों के गांवों में पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, बंजारे राजस्थान, यूपी, एमपी यहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में से राजस्थान और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेस्टोरेलिस्ट्रस या गडरी यानी शेपर्ड्स मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ध्यान रखना, जो चरवाहे हैं, गडरी हैं, वो पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वो सेम उसी दिशा में वापस लौट कर चली जाती है, इसलिए परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 90 में से 30 घटा दो, उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच करना है दोस्तों, एक तरफ शेप दिए हुए, दूसरी तरफ टाइप दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए, ये जो पहला दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो ये पारदर्शी है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। सेकंड दिया हुआ है वो हो जाएगा अवतल लेंस। तीसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण और चौथा हो जाएगा डी में 4। तो थोड़ा सा वापस एक बार मैच कर देते हैं। देखिए, ये जो पहला है वो है उत्तल लेंस यानी ए में 3, और दूसरा है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, तो दूसरे में दूसरा हो जाएगा। तीसरा है उत्तल दर्पण, तो तीसरे में 1 हो जाएगा, और चौथा है अवतल दर्पण, तो डी में 4 हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। 3 2 1 4 किस में दिया हुआ है? 3 2 1 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाले जंतु या तो अंडज कहलाते हैं या अंडपरजक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडपरजक। बढ़ते हैं आगे। अंडपरजक जंतु की पहचान कीजिए। तो देखो, गाय, कुत्ता, मनुष्य, ये तो है स्तनधारी, ये जरायुज है, बच्चे पैदा करते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तितली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गोवर्धन असरानी जी, जो कि असरानी नाम से विख्यात है, वह प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिए, वो एक मशहूर कॉमेडियन थे, अभिनेता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी किस शैली के गायन के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो गजलों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी गजलें आज भी हम बहुत गुनगुनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साहबजादे इरफान अली खान। बहुत अच्छे अभिनेता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने वर्षों की धनराशि एक निश्चित कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 15 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्षों के बाद वो राशि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 18,711। सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। इनमें से किस में राजस्थान मुख्य उत्पादक है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सीसा और जस्ता। फिर पूछ रहा है राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? तो हमें पता है वस्त्रों के लिए जाना जाता है। करघों का घर सर कह सकते हैं अपन इसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 तीनों से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,080। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तख्तों की अधिकतम लंबाई 4.2 तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करनी। यदि 4.2, 4.9, 6.3 मीटर लंबी लकड़ी के 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में काटा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 450 से 600 तक की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 है। बढ़ते हैं आगे। 2 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशु के लिए आवास परियोजना हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया गया? तो इसका आंसर होगा, देखो न्यूनतम है तो छोटा बछड़ा होगा, वैस तो नहीं होगा, ये दो तो गलत हो गए। बचा क्या? बछिया और छोटे बछड़े। तो बछिया से भी छोटे बछड़े, डाउन कावर बोलते हैं जिन्हें। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा प्रतिशत पोषक तत्वों में होती है? प्रतिशत में बताना है, तो दूध, अंडा, मछली, मांस या मीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो वसा की सर्वाधिक मात्रा देखो मछली में होती है, इसलिए वो जल में आसानी से रह लेती है, गलती नहीं है। किशनगढ़ चित्रशैली को उसके उत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो ये देखिए बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा निहाल चंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विजयदान देथा के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। ये एक अच्छा प्रश्न है जो मेरिट निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा। जिस व्यक्ति का ये सही हुआ है उसकी संभावना ज़्यादा है कि उसका सिलेक्शन हो।
देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है अपने को। पहला, ट्रिपेनोसोम अंतःपरजीवी के लिए ऊंट के नमूनों की जांच। दूसरा, अंतःपरजीवियों को मारने के लिए टीकाकरण और उपचार। तीसरा, आवास में मृदा प्रबंधन और पहचान के लिए ऊंटों का संख्याकन। और चौथा, टीकाकरण, बाल छंटाई और रसायनों का छिड़काव। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की जो वेबसाइट है उस पर भी नहीं दिया हुआ है। अगस्त मास में उन्होंने ज़रूर कुछ एक्टिविटी की थी, उसकी जानकारी दी हुई है, पर यह नहीं बताया हुआ है कि उन्होंने स्पेशली ऊँटों के लिए क्या किया था। फिर भी अगर अपन एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो किसी भी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरी चीज़, पहचान के लिए ऊँटों का संख्याकन या मृदा प्रबंधन तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पिछली जो पशुगणना हुई थी उनमें ऊँटों की संख्या में भारी कमी अपने को देखने को मिली थी। तीसरा, अंतःपरजीवी को मारने के लिए टीकाकरण उपचार, तो टीकाकरण वाला ऑप्शन तो डी है, उसमें सारा आ रहा है। तो यहाँ अगर अपन कोई इसका सही उत्तर चुनने की कोशिश करें ना, तो संभावना ये है कि इसका डी सही उत्तर हो सकता है। एग्जैक्ट इसका राइट आंसर क्या है, कहीं भी दिया हुआ नहीं है, ना वेबसाइट पे दिया हुआ है, ना पुस्तकों में दिया हुआ है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। इसमें अपने को वेट करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल आंसर की आती है वो देखे क्या मानती है। बाकी संभावना ज़्यादा यही है कि डी को सही माना जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतु के आंतरिक परजीवी है। आंतरिक पूछा है, बाहर ही नहीं पूछा है। तो देखो, पिस्सू शरीर के बाहर रहते हैं, शरीर पर रहते हैं। किलनी ये भी बाहर रहते हैं। गोलकृमि ये आंत्र में, फीताकृमि बिल्कुल, कोक्सीडिया बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई। अगर ए सी ई की ओर चले तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो देखो, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, तो इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला संयोजी उत्तकों के उदाहरण है। तो संयोजी उत्तक ब्लड है, बिल्कुल तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि ठोस संयोजी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों दिया हुआ है पहले ही ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के द्वारा अंदर ली गई श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो अंदर तो हम जो वायु में है वही लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो है 21 और 0.04 या 0.03%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी देखिए, मेरिट निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसका ये सही है वो ऐसे मान लो आगे बढ़ जाएगा, एडवांस रहेगा बाकी से। प्रश्न है, किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला मैं देखता चला गया शुरू किया। ये सीरीज किसने शुरू की। तो ध्यान रखें, ये शुरू की है कपूर चंद्र कुलिस, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है। इन्होंने ये श्रृंखला शुरू की है। बढ़ते हैं आगे। 1949 में वहड़ राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। मैग्नीशियम देखो धातु है, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हम एंटासिड के रूप में, यानी दवाइयों, एसिडिटी की दवाई के रूप में यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये सारी प्रकृति का होता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो, ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी आया था। इसे आप कहते हैं यसद लेपन, यानी गैल्वेनीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम, कभी नहीं पिघलती, चूना। दूसरा मैग्नीशियम, बिल्कुल नहीं पिघलता, तार बनाते हैं हम इसके। तीसरा पारा, पारा पहले से लिक्विड फॉर्म में है। चौथा है गैलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। देखिए, दो धातुएं याद रखिए, एक गैलियम, दूसरी सीजियम। ये हथेली पर लेने पर पिघल जाती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया। बढ़ते हैं आगे। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली का वहर्द राजस्थान में विलय हुआ था? देखो, इन्हीं चारों रियासतों का प्रश्न पहली शिफ्ट में भी आया था, वापस इन्हीं का वापस आ गया है। तो ध्यान रखना, वहर्द संघ या वहर्द राजस्थान में विलय हुआ था, वो पंचम चरण में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ है? तो राजस्थान में जवाई बांध पाली में है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखो, सुबह वाले प्रश्न जो पहली पारी का पेपर था उसमें पूछा गया था दूसरा स्थान किसका है, तो उसका आंसर था जोधपुर। यहाँ पहला पूछा है, इसका हो जाएगा जयपुर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रामसागर कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। मैं क्लास में इस चीज की बात भी करता हूँ कि धौलपुर एक ऐसा जिला है जिसके वन्यजीव अभयारण्यों में कोई डिटेल नहीं पढ़नी होती है, केवल नाम नाम पढ़ना होता है, और हर साल 2, 4, 5 एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पलाश के वन के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है, यानी गलत छांटना है अपने को, गलत कौन सा है? तो देखो, पहला है, ये वन उन क्षेत्रों में मिले हैं जहां धरातल कठोर व पथरीला है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, ये राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बात गलत होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। बाकी ध्यान रखना, ये अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में फैले हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना, ये वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत छांटना था, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है, हमें पश्चिमी राजस्थान की लूणी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर में तालाब ए शाही झील स्थित है। अगला है, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बीसलपुर टोंक में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। सुबह पूछा था कौन सा नहीं गुजरता है, तो उसका हो गया था 10। अब पूछ रहा है कौन सा गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। बढ़ते हैं आगे। 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया, उनमें से 6 ने 300 रुपये प्रति व्यक्ति लाए, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपये अधिक लाया, 8वां व्यक्ति 550 रुपये लाया। तो कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है? तो यहाँ ध्यान रखना, कुल कितनी राशि एकत्रित हो गई? 2800 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और तीन पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 66 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 34 वर्ष है, पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। 12 सेबों का विक्रय मूल्य 15 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? देखिए ये करंट का क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये अभी मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को। बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंध है? तो ये संबंध है डेयरी मंत्रालय और पशुपालन मंत्रालय मत्स्य पालन से, यानी डी से। बढ़ते हैं आगे। 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसका राइट उत्तर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिना रंजक, हिना बोले तो मेहंदी, का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा लासोन। ला से लाल, ला से लासोन। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताना है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, ये तो है। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, बिल्कुल ये भी है। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, ये भी है। फिर चौथा है, पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत चढ़ना या बनना, ये नहीं है दोस्तों। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है अपने को, गलत नहीं बताना। ये राजस्थान के उत्तरी जिलों में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। यहाँ गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये भी पूरी बात सही नहीं। मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी नहीं है। इस मृदा में पोटास और लाइम चूने की मात्रा कम होती है, बिल्कुल कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो देखो राजस्थान में फोक पाया जाता है, दामन पाया जाता है, लाना भी पाया जाता है, अन्ना नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना। चलो आगे चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 120 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है तो वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4650 रुपये। मतदाताओं की संख्या कितनी है? 4650 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10500 हो जाती है, तो मूल राशि क्या है? तो मूल राशि 7500 है दोस्तों। देखिए ब्याज के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। पिछले सुबह वाली शिफ्ट में भी 4 प्रश्न ब्याज के थे, वापस आ रहे हैं। ब्याज एक ऐसा टॉपिक है, अगर मान लो किसी की मैथ कमजोर है तो केवल ब्याज से भी लीड ले सकता है। अगला है, राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। तो देशांतरी स्थिति है, ये राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान बताना है, तो केवलादेव भरतपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर अगले प्रश्न की ओर। अठारह सौ ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर। तो देखो बाल लिंगानुपात न्यूनतम बताना है, और वो न्यूनतम किसका है? बांसवाड़ा का। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये बताना है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कोटा करके हैं, पर कोटा गलत हो जाएगा, उत्तर होगा उदयपुर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना हुई? ये प्रश्न पहले भी बहुत बार आया हुआ है। इसका राइट आंसर है 1964। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है, गलत छांटना है। कुछ विभिन्नता अलैंगिक, एक मिनट दोस्तों, असत्य बताना है। आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है। कुछ विभिन्नता अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है। हाँ, कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है। तभी तो आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस रूप बदल रहा था, उसकी अलग अलग स्ट्रेन आ रही थी। फिर अगला ऑप्शन है, लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल ये भी होती है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। ये एक बार देखते हैं। अगला पढ़ते क्या है, जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जनन के दौरान जो विभिन्नताएं हैं वो वंशागत हो सकती नहीं है, वो वंशागत होती है। और जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उसमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। तो मैं तो इसमें सी के साथ जाऊंगा। देखो, गलत छांटना है। तो अलैंगिक जनन के दौरान ज़्यादा विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती, कुछ स्पेशल विशिष्टताएं प्रदर्शित नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडल के एक संकर संकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, अच्छा इसमें से अपने को छांटना है कौन कौन से सही है। पहला दिया हुआ है, मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। ये तो गलत हो गया क्योंकि उन्होंने तो उद्यान मटर चुना था। मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था। ये बात सही है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। ये भी बात सही है। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, फैक्टर शब्द यानी कारक शब्द का प्रयोग तो कार्ल कोरेंस ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। मेंडल ने जीन के लिए तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी और सी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, बिल्कुल डी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वो कहलाता है, वो अप्रभावी गुण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो तमाशा जयपुर का। जयपुर जाओ और तमाशा देखो। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। पहला है कि धावन दुर्ग कौन सा है? तो देखो, धावन दुर्ग है जैसलमेर। फिर पूछा हुआ है वन दुर्ग कौन सा है? तो वन दुर्ग हो गया आपका सिवाना, यानी 1 में 4, 2 में 3। फिर पूछ रहा है एरण दुर्ग कौन सा है? तो एरण दुर्ग हो जाएगा आपका चित्तौड़। फिर लास्ट में बच गया आपका पारिक दुर्ग और वो हो जाएगा भरतपुर। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो 1 में 4, 2 में 3, 1 में 4, 2 में 3, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिया हुआ है बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर बढ़ते हैं आगे। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 7:9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुपए 2400 को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है। तो बी का हिस्सा है 1440। बढ़ते हैं आगे। 6, 8, 12, 20 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए जिसे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो? तो इसमें से हम 4 घटाएंगे तो सभी संख्याएं समानुपात में आ जाएगी। तो राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोली नामक पहली क्लोन बेड की मृत्यु 2003 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, मवेशियों में कोक्सीडियोसिस के उपयोग के लिए सामान्य औषधि है। तो सल्फाथिमिडीन काम में लेते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्सोन। डेप्सोन ब्रांड नेम है दोस्तों।
अगला, कुछ मेंढक, देखिए ये जो ऊपर वाला प्रश्न था डेप्सोन वाला और ये प्रश्न, ये आपको मेरिट में आगे लाने के लिए दिए हुए हैं। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उन्हीं के ये प्रश्न सही होंगे। सामान्यतः पेपर का लेवल काफ़ी लो है, उस हिसाब से लगभग कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई जाएगी तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगे। कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए किन विशेष पौधों के पानी का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीलिएड यानी सी। अगला है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डग झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है? तो देखो अगर अपन देखें तो वेबसाइट पर इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई, ना बुक्स में कुछ ऐसी जानकारी दी गई है कि भैंस की कौन सी नस्ल डग झालावाड़ के जो प्रजनन केंद्र है वहाँ पाई जाती है। पर फिर भी अगर अपन देखें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जाफराबादी नहीं हो सकता, बदावरी नहीं हो सकता, मेहसाणा नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से अपन देखें तो संभावना है कि मुर्रा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मुर्रा नस्ल के बछड़े पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्लें नहीं है? विदेशी नस्ल नहीं है, छांटनी है, नहीं देसी नस्ल देखनी है और देसी नस्ल हो जाएगी कॉकरेज। बढ़ते हैं आगे। इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है? इटली वाली मेली होती है, तो मेली बोले तो मेलीफेरा, एलिस मेलीफेरा। चलते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का झींगा है, यानी मीठे जल का झींगा पूछ रहा है। और मीठे जल आप रोज पीते हो तो रोजेनबर्गी यानी मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्गी। अगला प्रश्न है, केरी निर्भिक, निम्नलिखित में से केरी निर्भिक के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? तो देखिए इसकी जानकारी कहीं नहीं मिल रही कि भारत और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, ऐसी कोई जानकारी कहीं मिली नहीं है, तो ये एक डाउटफुल ऑप्शन हो गया। इसका मूल्यांकन राजस्थान पंजाब के अलावा उत्तर और मध्य भारत में कई जगह किया गया, तो ये कथन भी सही है। पहला कथन डाउटफुल है। ये एक रंग वाली देसी मुर्गी है ना, इसके पंखों का रंग थोड़ा अलग होता है, ये अंडा और मीट उत्पाद के लिए बिल्कुल ये सही है। तो इसमें देखो ज़्यादा संभावना बनती है सी की, जबकि ए जो ऑप्शन दिया हुआ है भारत और जर्मन सहयोग वाला, उसका डाटा कहीं अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो और जो सी ऑप्शन है कि एक रंग वाली देसी मुर्गी है, इसका डाटा अवेलेबल है। ये दो रंग वाली मुर्गी है, इसके पंखों का रंग अलग होता है, तो इसके सी ऑप्शन के सही होने की संभावना सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत छांटना है? देखिए पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, धातु है ही नहीं, ये अधातु है, जो विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल ये सुचालक होती है और अधातु है, तो गलत यही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गलत है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। आयोडीन एक अधातु है, बिल्कुल, और ये चमकीली होती है, बिल्कुल ये चमकीली होती है। तो ए, सी और डी ये कथन तो सही है, गलत छांटना था तो गलत कथन हो गया बी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो देखो स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल ये मिश्र धातु है, राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम एक धातु है। बढ़ते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ अपने सामने प्रतिबिंब सूची दी है और दूसरी तरफ दर्पण दिए गए हैं। दर्पण के प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पर इसका दोनों पेपरों में, तो दर्पण अच्छे से पढ़कर जाना है। पहला है, एक चमकदार या पॉलिश की सतह से जो परावर्तन हो रहा है वो कौन सा होगा? तो देखो चमकदार सतह से लगातार परावर्तन होगा तो वो हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन। तो इसका तो आपका नियमित परावर्तन हो गया। फिर दूसरा, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए कौन सा होगा? तो वस्तु का जो ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है उसके लिए अपने को सीधा दर्पण रखना पड़ेगा।
फिर तीसरा है वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। तो पार्श्व परावर्तन नाम आते ही उत्तर हो जाता है समतल दर्पण। फिर चौथा बच गया सोलर कुकर और टॉर्च में किया जाने वाला दर्पण, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में 3 बिल्कुल, बी में 4, सी में 1, डी में 2 बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 मिलाना है। तो देखो बिल्कुल बच्चे ने सही मिला रखा है। ठुस्सी गले में ठूसी जाती है, बोड़ला सिर पे पहना जाता है, दामना बिल्कुल जुड़ी हुई अंगूठियां जो अंगुलियों में पहनी जाती है, और झाले कान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1 में 4, नहीं सॉरी 1 में 3, बी में 4, 1 में 3, बी में 4, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, राजस्थान की है। बड़ा सरल प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? देखो ये राजस्थान के संदर्भ में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है ओवरऑल जितने भी वन है उनमें सबसे मूल्यवान किसको मानते हैं? तो देखो हम सबसे मूल्यवान मानते हैं आरक्षित को। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ चराई कटाई हर चीज पर प्रतिबंध होता है, इसलिए सबसे मूल्यवान मानते हैं, इसीलिए अपन प्रतिबंध लगा के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सरिस्का वन्यजीव राजस्थान में है, अलवर में है। चलते हैं आगे। अगला है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो सभी को पता है दक्षिण भाग में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में छप्पन का मैदान। छप्पन की पहाड़ियां पश्चिमी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के बारे में आपको सही कथन छांटना है। ये मृदा पवन के द्वारा, अच्छा सही नहीं है छांटना, यानी गलत छांटना है। ये मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है, बिल्कुल जाती है। ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता अधिक होती है, ये भी सही है। फिर चौथा है ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गलत छांटना था और डी गलत है। बढ़ते हैं आगे। अगला गोइटर या गलकंड हमारे आहार में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो सभी जानते हैं आयोडीन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, यानी किसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता? मांस का हो सकता है, मलमूत्र, पौधों की पत्तियां, सबका हो सकता है, पेंट का नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से एड्स से संभावित कारण नहीं है? कुओं तालाब का शुद्ध पानी पीना बिल्कुल नहीं फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से भी नहीं फैलेगा। इंजेक्शन लगाने की सुई तो रक्तदान बिल्कुल सही है। संक्रमित माता से माता के गर्भ में शिशु को बिल्कुल हो सकता है, प्रसव के समय सर्वाधिक संभावना होती है, और रोकने के लिए नेविरेपिन अपन काम में लेते हैं। तो इसमें क्या है? संभावित कारण नहीं है। कौन से संभावित कारण नहीं है? तो पहले दूसरे संभावित कारण नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है, तो पहला और दूसरा कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों पेपर बहुत सरल आ रहा है, पर पेपर में प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं कि बच्चे को सही उत्तर आते हुए भी बच्चा गलत करके आ रहा है। क्यों गलत करके आ रहा है? क्योंकि वो पढ़ने में मिस्टेक कर रहा है। ज़्यादातर प्रश्नों में हम देखते हैं कि संक्रामक रोग नहीं है, आगे नहीं सब जोड़ देते हैं, अपन जल्दबाजी में उसे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। इन शब्दों पर जोर देना है। तो पूछ रहा है कौन सा संक्रामक नहीं है? चिकन पॉक्स है, हैजा है, तपेदिक है, कौन सा नहीं है? कैंसर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? तो देखो
भारत द्वारा जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं उनकी संख्या है 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो दोस्तों ये एक आंसर की है। इसमें तैयार करने में एनसीईआरटी बुक्स और बोर्ड की पुस्तकों को सहारा लिया गया है। उनके प्रयोग से, उनके इस्तेमाल से आंसर की तैयार की है। आंसर की तैयार करने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। दोस्तों जल्दी ही एक वीडियो ऐसा अपलोड करेंगे जिसमें ऐसा जो डाउटफुल प्रश्न है दोनों पारियों के, आज वाली पहली मॉर्निंग वाली शिफ्ट और अभी वाली शिफ्ट, दोनों में से जो डाउटफुल प्रश्न है उनके वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। उसमें आपको संदर्भ पुस्तकें भी बताई जाएगी, पेज संख्या, लाइन नंबर सब बताए जाएंगे। तो उससे क्या है कि अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, वो याचिका वगैरह कुछ लगाना चाहता है, तो उसको आसानी रहेगी, उसको देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ ढूंढूं, वो सारी PDF भी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो को और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।